नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। पहले दिन विधानसभा के पूर्व सदस्य चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के तमाम विधायक सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आए। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। इस मानसून सत्र के लिए कुल 614 प्रश्न लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ऐसे में सत्र की अवधि कम होने के चलते आखिर किस तरह से तमाम सवालों के जवाब आएंगे। विपक्ष की माने तो ये सत्र महज 2 दिन ही चलने के आसार हैं, क्योंकि आगामी 7 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी है और 8 सितंबर को असरकारी दिवस है। ऐसे में ये सत्र आखिर किस तरह से चल पाएगा। आज हमारा प्रदेश आपदा से पूरी तरीके से ग्रसित है। शिक्षा पूरी तरीके से चरमराई हुई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट समिट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से पूर्व जो है उनका तो बताइए, उनके बारे में कुछ बोलते नहीं है। और मेरे विधानसभा हैदराबाद ग्रामीण में माननीय मुख्यमंत्री ने उसी तरीके से सत्र की अवधि इतनी कम की गई थी, छोटी की गई है। नियमावली के हिसाब से भी देखें तो कुछ भी नहीं है। देखिए, पिछले वर्ष 1 साल में 3 सत्र में 12 दिन विधानसभा का सत्र चला है। इतनी ज्वलंत समस्याएं हमारे प्रदेश के अंदर हैं और सरकार सत्र की अवधि कम कर जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। अन्य राज्यों में विधानसभा में बजट का सत्र लगभग 3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड में ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार 3 दिन में सत्र को खत्म कर देती है। सत्र पर, बजट पर, सामान्य बजट पर भी चर्चा नहीं कराती, विभागवार बजट पर भी चर्चा नहीं कराती और सत्र खत्म कर जनता की आवाज, जनता की समस्याओं को सुनने से भागती है। हमारा तो ये कहना है, जनता की आवाज को दबाना बंद करो, सत्र की अवधि बढ़ाओ। उनसे है जहां विधायक अनुपमा रावत ने आपदा को लेकर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि हरिद्वार जनपद में आई आपदा से हरिद्वार के किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। इस आपदा में कई लोगों के घर टूट गए हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को मुआवजा की राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि प्रदेश सरकार का आपदा पीड़ितों पर कोई ध्यान नहीं है। आज हमारा प्रदेश आपदा से पूरी तरीके से ग्रसित है। शिक्षा पूरी तरीके से चरमराई हुई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट समिट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से पूर्व जो है उनका तो बताइए, उनके बारे में कुछ बोलते नहीं है। और मेरे विधानसभा हैदराबाद ग्रामीण में माननीय मुख्यमंत्री ने उसी तरीके से सत्र की अवधि इतनी कम की गई थी, छोटी की गई है। नियमावली के हिसाब से भी देखें तो कुछ भी नहीं है। वहीं खबर देहरादून से है, जहां खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को सदन शुरू होने से पहले ही घेरने का काम किया है। बरसात में नदियों के उफान में आने के बाद कई लोगों के घर पानी में दब गए। वहीं जसपुर सतपाल महाराज ने 2500 रुपए प्रत्येक घर को देने की बात कही थी। कैबिनेट मंत्री के इस बयान पर उमेश कुमार ने तीखा हमला बोला है। उमेश कुमार का कहना है कि वह मंत्री जी के घर पर पानी भरकर देखना चाहते हैं कि 2500 रुपए पाकर क्या मंत्री संतुष्ट होते नहीं हैं। वहीं साथ ही सतपाल महाराज पर हमला करते हुए उमेश ने कहा है कि वह सिर्फ प्रवचन देना जानते हैं, मंत्री पद संभालना उन्हें नहीं आता, इसलिए अपने मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले दिनों जो बाढ़ आई है उत्तराखंड में, उसमें सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वो हरिद्वार जनपद को हुआ है। लगभग 100%
फसल बर्बाद हो चुकी है, लोगों के घर बह गए हैं, टूट गए हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास दोबारा फसल बोने के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। बहुत सारी दुखद घटनाएं भी घटी हैं। चंदपुरी गांव के पल्लूराम जब अपने खेत को देखने गए तो वहीं मौके पर उनकी हृदयघात से मृत्यु हो गई। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां एक समय का चूल्हा जलाने की भी व्यवस्था नहीं है। किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है हरिद्वार जनपद में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बागेश्वर उपचुनाव के लिए मंगलवार को 188 बूथों पर वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने के लिए मिला। बीते दिन बारिश होने के बावजूद भी लोगों ने वोटिंग के लिए उत्साह कम नहीं हुआ। तो वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी। वहीं आपको बताते चले कि सुरक्षा के व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिले के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। वोटिंग के दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने भी बागेश्वर नगर क्षेत्र में भ्रमण किया और एसबीआई के पास बने नगर क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण करते हुए निष्पक्ष मतदान की अपील की। वहीं जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दयागढ़ बूथ का निरीक्षण किया। बहुत अच्छा रुझान लग रहा है और बहुत अच्छा समर्थन के साथ हम लोग आगे आएंगे और जनता का पूरा रुझान हमारी तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन से और उसके रोजगार विरोधी नीति से और इसके अतिरिक्त जो है स्वास्थ्य शिक्षा सारी चीज़ों को जनता देख रही है और वो रूलिंग पे है और उसके बावजूद वो कोई व्यवस्थाएं नहीं कर पाई, तो पूरा समर्थन हमको मिल रहा है। वोटरों को धन्यवाद कहूँगी और हमारी क्षेत्रीय जनता जो भी सब वोट करेगी, क्योंकि यहाँ के विकास को लेकर के जितना विकास मंत्री जी ने यहाँ पर किया है उसी को लेकर। वहीं बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने के लिए मिला। वहीं विभिन्न पार्टियों ने अपनी जीत का पक्का दावा भी किया। साथ ही आपको बताते चले कि बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना 8 सितंबर को होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर की जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है। बागेश्वर ने तय कर लिया है कि कांग्रेस के पाले में ही जीत दर्ज होगी। हम जीतेंगे। बागेश्वर की जनता परिवर्तन के लिए वोट देने जा रही है और बागेश्वर ने तय कर लिया है कि कांग्रेस के आंगन में वो बसंत खिलाएंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का देहरादून के गांधी पार्क में अतिक्रमण हटाओ के विरोध में धरना कार्यक्रम स्थगित हो गया है। साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालचंद शर्मा के बेटे का निधन पर हरीश रावत ने धरना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अब पूर्व सीएम हरीश रावत 9 सितंबर को गांधी पार्क में धरना देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालचंद शर्मा के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि अब वह 9 सितंबर को देहरादून के गांधी पार्क में धरना देने की अपील की है। सहयोगी को जो है पुत्र शोक हुआ है, हम सब लोग शोक संतप्त हैं और अब हमने फैसला किया है कि अतिक्रमण के खिलाफ जो आतंक का पर्याय बन गया है चिन्हीकरण, वो चिन्हीकरण की प्रक्रिया रोकने की मांग को लेकर के यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में घोषणा नहीं करते हैं तो हम 9 तारीख को अब ये उपवास फिर से यहां पर करेंगे।
वहीं कालागढ़ के भिक्करवाला गांव स्थित बिजली घर पर आयोजित महापंचायत में भाकियू के नेता बिजली और वन विभाग पर जमकर बरसते नजर आए। आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाकियू नेता टिकैत बीते 10 दिन से बिजली और वन विभाग के विरुद्ध धरने पर थे। वहीं विभागीय अधिकारियों के उपेक्षित रवैये से आक्रोशित किसानों ने घटनास्थल पर महापंचायत का आयोजन किया। वन विभाग द्वारा किसानों तथा ग्रामीणों का उत्पीड़न किए जाने के मुद्दे को लेकर अधिकारियों पर जमकर बरसे। वहीं संगठन के मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली और वन विभाग के अधिकारियों महापंचायत में बैठक गुलदार बहुल्य इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, निर्दोष किसानों दर्ज मुकदमों की वापसी तथा नलकूपों के काटे गए कनेक्शन दोबारा जोड़ने सहित दर्जन भर समस्याओं का मौके पर समाधान कराया। वहीं केदारनाथ पैदल मार्च पर भगवान केदारनाथ की यात्रा में जा रहे तीर्थयात्री को केदारनाथ के आसपास के भगवान केदारनाथ के पड़ाव रामबाड़ा में सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेते समय एक तीर्थयात्री मंदाकिनी नदी में जा गिरा। इतना ही नहीं, नदी की तेज धार में बहकर काफी दूर तक चला गया। किसी तरह से उसके साथियों और स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। वहीं गदरपुर थाना पुलिस ने चोरी की 6 बाइक के साथ एक साथी बाइक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान गदरपुर थाना परिसर में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र से कुछ वाहन चोरी हुए थे, जिसके लिए थानाध्यक्ष राजेश पांडे, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह की एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिस पर युवक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की गई। 29/8/2022 को थाना गदरपुर में एक मोटरसाइकिल चोरी जो क्या कहते हैं बातोस बाजार से चोरी हुई थी, उसके संबंध में एक यहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष गदरपुर के द्वारा ये थाने से एक टीम उसमें गठित की गई थी उस बाइक को बरामद करने के लिए। तो तमाम सीसीटीवी कैमरों के देखते हुए और मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 तारीख को ये सकनिया रोड में ये मोटरसाइकिल चालक जो कि तेजी से भाग रहा था, तो वहां पर हमारी टीम के द्वारा जो है उसको रोका गया। जो ही उसको रोकने का हाथ दिया तो वो पीछे मुड़ करके भागने लगा, तो हमारी पुलिस टीम के द्वारा उसको दबोच लिया गया। उससे पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने उस मोटरसाइकिल के कागजों को वो नहीं दिखा पाया, तथा उसके द्वारा जो है ये जो 29 तारीख को यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी होने की जो घटना हुई थी, उसको चोरी करने को उसने कबूला। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद में टाउन हॉल सभागार में शिक्षक दिवस पर शहर के कई शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल कुमार भट्ट, महानिदेशक भारतीय स्पेस एसोसिएशन नई दिल्ली और नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने शिरकत की। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत 650 शिक्षकों को शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देखिए, मैं हमेशा यही मानता हूं कि शिक्षक से बड़ा नेशनल बिल्डर कोई नहीं है। और हमेशा जो एक कहावत है कबीर जी की कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, कसके लागे पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद नाम दियो बताए। बेसिकली गुरु तो वो है जो मुझे ईश्वरी बताता है, और गुरुओं की जो टीचर्स की जो पावर है, जिसको हम 5 सितंबर को हमारे प्रेसिडेंट के श्री राधाकृष्ण के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पिछले 2 सालों से यहाँ की मसूरी की म्युनिसिपल बोर्ड सब टीचर्स को यहाँ पर बुलाकर उनको अवार्ड दे रही है, उनके काम को अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि इनका काम हर एक परिवार को अफेक्ट करता है,
पूरे देश को अफेक्ट करता है। आज ही नहीं, अगले 20 साल में जो हमारी जनरेशन आने वाली है उनको ही आगे बढ़े। शिक्षकों को सम्मान देखिए, मसूरी एक एजुकेशनल हब है और शिक्षा से बहुत बड़ा नाता मसूरी का रहा है। और इस अवसर पर मसूरी के जो तमाम शिक्षक, जो रिटायर्ड शिक्षक, जिनका मसूरी की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मसूरी के से कई प्रोडक्ट्स हमारे निकले हैं जो आज देश की और दुनिया में जिन्होंने नाम किया है। और इस अवसर पर हम मसूरी के तमाम जितने भी शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक, उनको यहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं। और लगभग जिनकी 1000 से ऊपर जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि अनिल कुमार भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज चंद्रयान बहुत बढ़िया है। देखिए, शिक्षक जो होते हैं ना, हम कहते हैं समाज को बनाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। और जब उनका सम्मान होता है, वैसे तो हर दिन उनका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, हम कई बार अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। स्पेशली जब हम खुद स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें सबसे बेकार दो ही लोग लगते हैं, एक पेरेंट्स और दूसरे अध्यापक। लेकिन लाइफ में जब कुछ बन जाते हैं तो तब सोचते हैं यार वो टीचर कितने अच्छे थे। विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन का आगाज विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि के साथ किया गया। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के तमाम नेता सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आए। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष की माने तो राज्य सरकार जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है, क्योंकि इस मानसून सत्र के लिए कुल 614 प्रश्न लगे हुए हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि 3 दिन का सत्र और 6 तारीख को कार्य मंत्रालय समिति की सिफारिश, कार्य मंत्रालय समिति की फिर बैठक होगी। लेकिन हमें भरोसा नहीं है सरकार पर, क्योंकि जब भी हुआ है इन्होंने किसी न किसी प्रकार से सदन को बाधित किया है। ट्रेजरी बेंच ने हमेशा सदन को स्थगित करने और सरकार उसे सुनकर उसका समाधान करे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। आप देख रहे होंगे पिछली बार बजट सत्र, अन्य राज्यों की बात अगर हम करते हैं तो बजट सत्र 3-3 हफ्ते चलता है, और उत्तराखंड की बात करें तो 3 दिन चलता है। आज मानसून सत्र ये भी आपको पता है कि 2 ही दिन का है, कि आज कंडोलेंस होनी है, कल हाउस चलेगा, 7 को छुट्टी है और 8 को हाउस चलेगा अगर ये चलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उत्तराखंड की जनता की आवाज को उठाए। वहीं उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर सरकारी जमीनों पर किए गए निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद पूरे प्रदेश के तमाम हिस्सों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। शासन प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इस कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। देखिए, हम माननीय न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है। अतिक्रमण के नाम पर पूरे प्रदेश में पर्वतीय अंचलों में परिवार हो, कुमाऊं हो, मैदानी क्षेत्र हो, हर जगह एक दहशत का, डर का माहौल बना दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो और मुद्दे इस मुद्दे के सामने गौण हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देशों पर जो सरकार ये अतिक्रमण का अभियान चला रही है, ये बिल्कुल ही निहायत गलत है, क्योंकि सरकार द्वारा दोहरी पॉलिसी अपनाई जा रही है। केवल पहाड़ी जिलों में ही ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।